असली अमीर बाप के बेटे तुम ही थे, लेकिन परिवार ने गोद लिए हुए बेटे के साथ मिलकर तुम्हें मार डाला। मरने के बाद तुम्हें पता चला कि वो गोद लिया बेटा दूसरों के दिमाग में अपनी मनगढ़ंत बातें और आवाजें पहुंचा सकता था। उसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में आग लगाई, तुम्हें बदनाम किया और पूरे इंटरनेट पर तुम्हारी धज्जियां उड़वा दी। आखिर में उसने तुम्हारी किस्मत छीन ली, तुम्हारा सब कुछ हड़प लिया और तुम्हें एक कार हादसे में दर्दनाक मौत दे दी। अब तुम पुनर्जन्म लेकर वापस आ चुके हो, दिल से सारे रिश्ते नाते तोड़कर सबका खात्मा करने के लिए तैयार हो। जब तुम्हारे पिता ने एक बार फिर से छड़ी उठाई तो तुमने झटके से उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई ड्रामा चल रहा है? पिता मु जियालियांग गुस्से से लाल पीले हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? उनकी बात सुनकर तुम ठंडे दिमाग से खड़े हो गए। मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? 2 जिंदगियों के तजुर्बे ने तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी धार दे दी थी। मु जियालियांग तुम्हारी निगाहों से घबराकर 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन फिर भी चीखते हुए तुम्हें घुटनों पर बैठने के लिए कहने लगे। माँ दू सिहुई ने नफरत भरे चेहरे के साथ तुम्हें डांटा। माँ बाप की नाफरमानी करना और अपने ही भाई को जहर देना, क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? तुम्हारी बहनों ने भी तुम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। तुमने ठंडी नजरों से पूरे परिवार को देखा और एक एक शब्द दांत पीसते हुए कहा, मु कॉर्पोरेशन के इतने बड़े चेयरमैन जो हजारों कर्मचारियों को संभालते हैं, असल में सही और गलत की समझ न रखने वाले एक बेवकूफ इंसान हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि दादाजी हमेशा कहते थे कि आप किसी काम के नहीं हैं, और वे मुझे अपना वारिस बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्हें बहुत पहले ही समझ आ गया था कि आप अक्ल के अंधे हैं। ये वाकई हास्यास्पद है। तुमने क्या कहा? मु जियालियांग गुस्से से कांपने लगे और पूरे मुंह परिवार के होश उड़ गए। तुमने सिर थोड़ा तिरछा करके उल्टे सवाल किया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप बिना कोई सबूत खोजे दूसरों की बातों में आकर अपने ही सगे बेटे पर जुल्म ढाते हैं। यह बेवकूफी की हद है। अगर वो कल को कहेगा कि गंदगी स्वादिष्ट होती है, तो क्या आप उसे भी चखने चले जाएंगे? थप्पड़। दुसे उई ने पूरी ताकत से तुम्हारे चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। तुम्हें इस तरह बात करना किसने सिखाया? आवारा कही के बिल्कुल एहसान फरामोश हो। तुमने चुभती हुई हंसी के साथ याद दिलाया, भूलिए मत, मुझे आपने पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। दू सिहुई का चेहरा शर्मिंदगी से उतर गया। उन्होंने दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तुमने उनका हाथ बीच में ही मरोड़ दिया और नीची नजरों से उन्हें देखने लगे। आप मुझे अपना सगा बेटा इसलिए तो नहीं मानती क्योंकि आप खुद बेटा पैदा नहीं कर सकी और आपको सरोगेसी का सहारा लेना पड़ा था। और तुम सब कचरे जैसी बहनों, तुम लोग बस इसलिए चिढ़ती हो क्योंकि दादाजी ने अपने शेयर मेरे नाम कर दिए थे। खुद को पता नहीं क्या समझती हो। क्या सच में लगता है कि तुम बहुत ऊंची हस्ती हो? अभी जो कोड़े और थप्पड़ मुझे पड़े हैं, उन्हें मैं भूल जाता हूँ। समझो खून के रिश्ते का कर्ज उतर गया। लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। 1 साल बाद जब मैं बालिग हो जाऊंगा, तब हम सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर लेंगे। और हाँ, ये बात भूलना मत कि ये कोठी दादाजी ने मुझे दी थी। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया और तभी मुशेंग के दिल की बात गूंजी। मैंने तो पहले ही सुना था कि बड़े भैया ही असली मु परिवार के मालिक हैं। दादाजी की मौत के बाद किसी में भी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा नहीं था कि ये सच निकलेगा। ये सुनकर सभी के चेहरे नीले पड़ गए और मु जियालियांग तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने बेंत उठाते हुए कहा, बगावत, बिल्कुल बगावत। आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। बेंत पूरी ताकत से नीचे बरसा और तुरंत ही खून बह निकला। आपका सिर फट गया और चेहरा खून से लथपथ हो गया। सब लोग डर के मारे चौंक गए, यहाँ तक कि मु जियालियांग खुद भी सन्न रह गया। आपने अपना सिर उठाया और पागलों की तरह हंसने लगे। लगता है आप लोगों ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। आप करना क्या चाहते हैं? मु जियालियांग ने घबराते हुए डांटा, ये सब तेरा खुद का बुलाया हुआ आफत है। बाकी लोग भी किनारे से उसी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। 2 जन्मों से दबा हुआ गुस्सा और अन्याय इस एक पल में पूरी तरह से फूट पड़ा। आपका बायां हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। आपने झटके से मु जियालियांग के बाल पकड़ लिए और उसे बेरमी से घुटनों के बल नीचे दबा दिया। साथ ही आपके दाहिने हाथ ने मौका पाकर बेंत छीन लिया। तुम क्या करना चाहते हो? मु भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? वह तुम्हारे पिता है।
लेकिन आपने किसी की परवाह न करते हुए हाथ उठाया और बिना सोचे समझे उस पर बेंत बरसाना शुरू कर दिया। मुँह भाई रुक जाओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मारना बंद करो। चीख पुकार सुनकर सारे नौकर और बॉडीगार्ड्स दौड़ पड़े। आप मुँह जियालियांग को बेरमी से पीट रहे थे और ये देखकर सब इतने हैरान थे कि किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दू सिहुई ने बौखलाकर चिल्लाया, जल्दी करो, इसे रोको। तुम लोग इसे रोकते क्यों नहीं? इस छोटे जानवर को पकड़ो। जैसे ही बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ने लगे, आपने ठंडी नजर से उन्हें घूरा और हाथ से चाबुक को मुँह जियालियांग से दूर फेंक दिया। दू सिहुई ने घबराकर हुक्म दिया, जल्दी इन्हें अस्पताल ले जाओ। लेकिन मुँह जियालियांग ने दहाड़ते हुए कहा, नहीं, फैमिली डॉक्टर को यही बुलाओ। आप मन ही मन मुस्कुराए। उसमें इस बात को बाहर लाने की हिम्मत कहाँ थी? मुँह परिवार की इज्जत और शेयर्स इस घोटाले को बाहर फैलने की इजाजत नहीं दे सकते थे। तभी मुँह शेंग की मन की बात एक बार फिर गूंजी। कोई ताज्जुब नहीं कि बड़े भैया में बूढ़े को पीटने की हिम्मत है। उन्हें तो पहले से पता था कि उसमें इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं होगी। सच में बहुत बेरहम है। ये सुनकर मुँह जियालियांग की आंखों में नफरत भर गई। कौन है वहाँ? सातवें साहब का उन्माद रोग फिर से बढ़ गया है। मेंटल हॉस्पिटल को फोन करो कि आकर इसे ले जाए। आप हल्के से हंसे। आपका ये बाप सच में बहुत बेरहम है। उसने सीधे आप पर मानसिक रोगी का ठप्पा लगा दिया। इससे न सिर्फ उसकी इज्जत बचेगी, बल्कि वह आपके शेयर्स भी छीन सकेगा और आपको मेंटल हॉस्पिटल में हमेशा के लिए गायब भी कर देगा। ये एक तीर से 3 शिकार वाला मास्टर स्ट्रोक था। दू सिहुई को थोड़ा तरस आया। पतिदेव, रहने दो। दूसरी बहन मुँह कैलान ने भी माथा सुकोड़ा। अगर मानसिक बीमारी की बात बाहर आई तो हमारे मुँह परिवार का नाम खराब होगा। बड़ी बहन मुँह लीनलैंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, नहीं, आज अगर ये अपने सगे बाप पर हाथ उठा सकता है तो कल पूरे परिवार को जहर भी दे सकता है। इस जानवर को सबक सिखाना ही होगा। छठी बहन मुशिया ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। सबका सख्त रुख देखकर तुमने ठंडी मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। अंकल गोंग, आपकी सेहत अब ठीक है ना? जरा हवेली आ जाइए। अंकल गोंग का नाम सुनते ही सब सन्न रह गए। मुँह जियालियांग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। क्या तुम पागल हो गए हो? उस बूढ़े शैतानशु को फोन लगा रहे हो? क्या गद्दारी करने का इरादा है? ये सुनकर तुम खुद पर ही हंस पड़े। पिछली जिंदगी में तुमने बेवकूफी में अंकल गोंग से दूरी बना ली थी और दादाजी द्वारा तुम्हारे लिए छोड़ी गई ताकत को यूं ही गवा दिया था। लेकिन इस बार तुम वो गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। जल्द ही हवेली के बाहर गाड़ियों के हॉर्न का शोर गूंज उठा। सबने खौफ से बाहर देखा, जहां कुर्ता पाजामा पहने एक बुजुर्ग के साथ बाउंसरों का एक बड़ा काफिला सीना ताने दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उनका दबदबा ऐसा था मानो कोई तूफान आ गया हो। 20 से ज्यादा लोगों ने एक साथ झुककर कहा, नमस्ते छोटे मालिक। शू माओगोंग अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़े और पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मुँह जियालियांग घबराते हुए बोले, अंकल गोंग, आप इतने लोगों को लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं? शू माओगोंग ने चारों तरफ देखते हुए तंज कसा। छोटे मालिक ने मुझे बुलाया था। अगर मैं न आता तो कोई भी एरा गैरा हमारे छोटे मालिक पर हावी होने लगता। अगर साहब आज जिंदा होते तो इस सब पर खूब गुस्सा होते। मुँह जियालियांग ने डर छिपाते हुए सफाई दी। इस छोटे जानवर ने अपने भाई बहनों को नुकसान पहुंचाया और अपने सगे बाप पर हाथ उठाया। क्या मुझे इसे सबक सिखाने का भी हक नहीं है? शू माओगोंग जोर से हंसे। एक बार छूकर तो देखिए। दोनों तरफ से माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। तुमने हाथ में पकड़ी छड़ी को एक तरफ फेंक दिया और आराम से सोफे पर बैठ गए। मुँह परिवार के लोगों के चेहरों पर गुस्सा और नफरत देखकर तुम्हें अंदर से बहुत राहत महसूस हुई। तुमने कहा, देखा तुमने, मुझे जिस पर हाथ उठान आ होता है मैं सीधा उठाता हूँ, वरना अंकल गोंग से कहकर उसे उठवा लेता हूँ और शेरों के आगे फिंकवा देता हूँ। मुझे ये ओछी हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा दुलारा भाई तो किसी छोटी बच्ची की तरह हर वक्त झूठे इल्जाम लगाने के खेल खेलता रहता है। क्या उसने कुछ ज्यादा ही सीरियल्स देख लिए हैं? मुँह शेंग घबराकर सफाई देने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मम्मी पापा, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। लेकिन उसकी सफाई बेअसर साबित हुई और मुँह परिवार के लोगों की आंखों में शक के बादल मंडराने लगे। तुमने मुस्कुराते हुए सोचा, जो घटिया चालें पिछली जिंदगी में तुम्हारी मौत की वजह बनी थी,
वे आज बच्चों का खेल लग रही है। जब तक तुम्हें इस परिवार से कोई लगाव नहीं है, तब तक मु शेंग की कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमने लापरवाही से हाथ हिलाया और शांति से कहा, अंकल गोंग, जरा इन मु शेंग साहब को थोड़ा पीनट बटर खिलाइए। शू माओगोंग ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत 2 बाउंसर आगे बढ़े। मु शेंग का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया और मु परिवार के लोग भागकर उसके आगे आ गए। मु जियालियांग गुस्से से तिल मिलाते हुए चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने सामने रखी चाय की मेज को एक लात मारकर दूर फेंक दिया और गुस्से में चिल्लाए, मेरी क्या औकात नहीं है? जो भी मुझसे उलझेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुममें हिम्मत है उसे बचाने की? इसे बंद करो। बॉडीगार्ड्स ने मु परिवार को एक तरफ धकेल दिया और सीधे मु शेंग को घसीटकर बाहर निकाल लिया। मु शेंग डर के मारे चिल्लाने लगा, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। एलर्जी से मेरी जान जा सकती है। मैंने सच में बड़े भाई को नहीं फंसाया। दुसी हुई गुस्से से भड़क उठीं, ओ नीच इंसान, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं मान लूंगी कि तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। बहनों ने भी एक साथ चिल्लाकर तुम्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया, लेकिन तुमने उनकी एक न सुनी। सबके सामने बॉडीगार्ड्स ने मु शेंग के मुंह में पीनट बटर ठूंसना शुरू कर दिया और मु परिवार उन्हें रोक भी न सका। मु शेंग के पीनट बटर का पूरा जार निगलने के बाद आखिरकार ये तमाशा खत्म हुआ। मु जियालियांग घबराकर बोले, जल्दी करो, इसे अस्पताल ले जाओ। तुमने ठंडी हंसी हंसते हुए उन्हें रोका नहीं। मु शेंग के कई राज अभी खुलने बाकी हैं। इसे इतनी जल्दी मारना मजेदार नहीं होगा। अब जब तुम उसकी दिल की बात सुन सकते हो तो दुश्मन सामने है और तुम अंधेरे में। अब खेल का असली मजा आएगा। इसके बाद तुमने आलसी अंदाज में मु जियालियांग और दू सिहुई से पूछा, मु चेयरमैन, मिसेज मु, अब आप खुद यहाँ से निकल रहे हैं या मैं अपने लोगों से आपको बाहर फिकवाऊं? मु जियालियांग गुस्से से लगभग उछल पड़े। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। तुम हमें ही घर से बाहर निकालोगे? तुमने आंखें छोटी करते हुए ठंडी हंसी हंसी। मैंने कहा था न, जो भी मुझे गुस्सा दिलाएगा वो बाहर जाएगा। बहनों को भी ये बात पसंद नहीं आई। वैसे भी तुमने ही शेंग को नुकसान पहुंचाया है और अभी मु परिवार पर तुम्हारा राज नहीं चलता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें निकालने की? दू सिहुई ने भी गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ये मत सोचो कि बूढ़े आदमी ने तुम्हें ये विला दे दिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या नाबालिगों को अभी भी अभिभावकों की जरूरत नहीं होती? अगर तुमने दोबारा ऐसी पागलपंती की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मु जियालियांग ने भी दांत पीसते हुए कहा, अगर लोगों को पता चला कि मु ग्रुप का चेयरमैन अपने ही पुश्तैनी घर से निकाल दिया गया है तो इससे बेहतर है कि मैं पुलिस को बुलाकर इस मामले को बड़ा बना दूं। ये सुनकर तुमने कंधे उचकाए। अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। वैसे भी 1 साल बाद हम सारे रिश्ते तोड़ देंगे। तब तक कोई तमाशा मत खड़ा करना, वरना मैं तुम सबको ठीक कर दूंगा। इसके बाद तुमने गोंग से कहकर सुरक्षा के लिए लोगों को विला में तैनात कर दिया और दूसरी मंजिल के कमरों को खाली करवा दिया। अब से तुम्हारी इजाजत के बिना कोई भी दूसरी मंजिल पर कदम नहीं रख सकता था। तुम दूसरी मंजिल पर खड़े होकर अपने सामने के 4 कमरों को देखने लगे। कभी ये विला के सबसे अच्छे रोशनी वाले स्वीट हुआ करते थे। एक स्टडी रूम था और बाकी 3 कमरों में तुम्हारे माता पिता, बड़ी बहन और तुम खुद रहते थे। लेकिन जब से मु शेंग इस घर में आया, तुम्हें नौकरों के कमरे में रहने के लिए भेज दिया गया था। अब जब बात बिगड़ ही चुकी थी तो जाहिर है तुम किसी को कोई रियायत नहीं देने वाले थे। ये जंगली जानवर। मु जियालियांग गुस्से के मारे लगभग दिल के दौरे के करीब पहुंच गए थे। फैमिली डॉक्टर उनके जख्मों पर पट्टी बांध रहा था और साथ ही उन्हें तुरंत असर करने वाली दिल की दवाई भी दे रहा था ताकि कहीं गुस्से में उनकी सांस ही न थम जाए। बड़ी बहन मु लिनलांग ने नाखुश होकर शिकायत की, मम्मी, पापा, आप लोगों से मना क्यों नहीं करते? उसने मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी? दू सिहुई ने बेबस होकर आह भरी। 3रे और 4थे माले पर अभी भी मेहमानों के कमरे हैं। हम पहले वही चले जाते हैं। अब जब गोंगशू बीच में आ गए हैं तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं। मुलीन का दिल असंतोष और गुस्से से भरा हुआ था। उसे किसी भी तरह समझ नहीं आ रहा था। वो भाई जो कभी डरते डरते उन्हें खुश करने में लगा रहता था और हर बात सह लेता था, वो अचानक इतना अनजान कैसे हो गया? क्या वो सच में मानसिक रूप से बीमार हो गया है? चौथी बहन मु रुयू ने दबी आवाज में याद दिलाया, आज का ये मामला कुछ अजीब सा है।
इस समय आप विला की दूसरी मंजिल के स्टडी रूम में बैठे हैं और शू माओगोंग के साथ चाय की मेज के दोनों तरफ है। दरवाजे पर 2 अंगरक्षक मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं ताकि कोई पास न आ सके। आपने शिष्टाचार दिखाते हुए अंकल को एक कप चाय दी। अंकल, चाय पीजिए। शू माओगोंग के चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखों में तारीफ की चमक थी। यंग मास्टर, आप बड़े हो गए हैं। अब मुझे यंग मास्टर मत कहिए, मुझे श्याओ छी कहिए। आपने उदासी से एक सांस ली और थोड़ी लाचारी के साथ कहा, भविष्य में आपके अलावा मेरा कोई और रिश्तेदार नहीं रहेगा। शू माओगोंग एक पल के लिए चौंक गए। क्या आप सच में उनके साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं? आपने चुपचाप सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। आपने धीरे से चाय का एक घूंट लिया। आपका लहजा शांत था, लेकिन उसमें एक चेतावनी थी। पी थी। मु शेंग थोड़ा अजीब है। उसके पास एक अजीब सी विद्या है जिससे लोग उसके दिल की आवाज सुन सकते हैं। मु परिवार के सभी लोग उसके वश में आ चुके हैं। अगर किसी दिन आप अपने कान में उसे भड़काते हुए सुने तो बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। मत भूलिए, मेरे पास अब सिर्फ आप ही है। दिल की आवाज। शू माओगोंग की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, लेकिन वो बहुत हैरान नहीं हुए। उन्होंने मु परिवार के पुराने बुजुर्ग के साथ हर तरह के हालात देखे थे, इसलिए वो कई तरह की अजीब चीजों से वाकिफ थे। उन्होंने अपनी लाठी का सहारा लिया और तीखी नजरों से आपकी ओर देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी को भेजकर उसे रास्ते से हटा दूं? आपने हाथ हिलाया और धीरे से मुस्कुराए। नहीं, वो बस कुछ निचले स्तर के हथकंडे जानता है। उसे रहने देना उल्टे काम ही आएगा। आपने बिना किसी हड़बड़ी के चाय का एक और कप बनाया, जैसे सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। शू माओगोंग ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया और अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। आखिरकार साहब का वारिस मिल ही गया। आज से मेरी ये पुरानी हड्डियां आपकी खिदमत करती रहेंगी। आपने अपना सिर हिलाया। इसकी जरूरत नहीं है अंकल। विला में बटलर बनकर रहना आपके हुनर की बर्बादी होगी। मु जियालियांग और उसके लोग पहले से ही आपके खिलाफ चौकन्ने हैं। इससे बेहतर होगा कि आप बाहर रहकर मेरे लिए काम करें। ये सुनकर शू माओगोंग की दिलचस्पी बढ़ गई और उन्होंने हाथ के इशारे से आपको आगे बोलने को कहा। आपने चाय पी और धीरे धीरे कहा, चूंकि मुझे मु परिवार से रिश्ते तोड़ने हैं, इसलिए मुझे अपनी ताकत जुटानी होगी ताकि जब मैं बालिग हो जाऊं तभी सच में मु परिवार के चंगुल से आजाद हो सकूं। मु जियालियांग भले ही औसत क्षमता का व्यक्ति है, लेकिन वो साजिशें रचने और जोड़ तोड़ करने में माहिर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बाहर का सारा काम संभालो, जबकि मैं मु परिवार के अंदर रहकर उनका ध्यान भटकाऊंगा और उन्हें उलझाए रखूंगा। जब सही मौका आएगा तब हम अंदर और बाहर से एक साथ हमला करके उन्हें एक ही झटके में पूरी तरह तबाह कर देंगे। शू माओगांग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हारा मुंह कॉर्पोरेशन को हासिल करने का कोई इरादा नहीं है? तुमने एक ठंडी आह भरी और लाचारी से भरे लहजे में कहा, इच्छा तो है भी और नहीं भी। मु कॉर्पोरेशन की बाजार कीमत 50 अरब है और इसका कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये दादाजी की उम्र भर की मेहनत का नतीजा है, तो मेरा मन भला इसे हासिल करने का क्यों नहीं करेगा? लेकिन समस्या ये है कि मुजियालियांग की जड़ें कंपनी में बहुत गहरी हैं और अंदर से पूरा सिस्टम सड़ चुका है। अगर ये कंपनी मुझे मिल भी गई तो ये महज एक बिखरा हुआ ढांचा होगी। इससे बेहतर तो ये है कि मैं इसे पूरी तरह गिराकर फिर से खड़ा करूं। शाबाश, शू माओगांग ने जोर से तारीफ करते हुए कहा, तुम्हें बहुत हिम्मत है। सचमुच, तुम दादाजी के सबसे प्यारे पोते होने के काबिल हो। दादाजी ने तुम्हारे लिए कंपनी के 30% शेयर, 100 से भी ज्यादा जायदादें और जमीनें और कई तरह के शेयर व म्यूचुअल फंड छोड़े हैं। एक नया मु कॉर्पोरेशन खड़ा करने के लिए ये सब काफी है। काफी नहीं है। तुमने अपना सिर हिलाते हुए अफसोस जताया। मैं अभी बालिग भी नहीं हुआ हूँ। इन संपत्तियों पर हक पाने में अभी पूरा 1 साल बाकी है। जो चीज अभी हाथों में न हो वह पानी में छपे फूल या शीशे में दिखते चांद जैसी होती है। मुझे इस 1 साल के दौरान अपने लिए और जमीन तैयार करनी होगी। शू माओगांग ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम्हारे पास अभी पैसे की कमी है। मैं अपनी ओर से कुछ अरब की नकदी निकाल सकता हूँ और कुछ जायदादें बेचकर कुल 2 अरब जुटा सकता हूँ। तुम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। बस 100 मिलियन का कर्ज दे दीजिए। 100 मिलियन से क्या होगा? शू माओगांग ने चुटकी लेते हुए कहा, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। बुढ़ापे में मेरा सहारा तो तुम ही बनोगे।
तो आखिर ये सब तुम्हारा ही तो है। नहीं, तुमने अपना सिर हिला दिया। सच कहो तो मुझे 100 मिलियन का कर्ज भी नहीं लेना चाहिए। दादाजी कहते थे कि इंसान को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। अगर शुरुआत में ही 8-10 अरब की पूंजी मिल जाए तो जिंदगी में कोई चुनौती ही नहीं बचेगी। ऐसा करते हैं अंकल, आप 300 मिलियन तैयार रखिए और मेरे साथ इस दाव में शामिल हो जाइए। आधा महीना बीतने पर जो भी मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। इसे एक निवेश माना जाएगा, कर्ज नहीं। आपका क्या ख्याल है? शू माओगांग ये सुनकर हैरान रह गए। 300 मिलियन की रकम वैसे तो कम नहीं लगती, लेकिन समय बहुत कम था। आधे महीने में तो बाजार का शुरुआती सर्वे करने और टीम तैयार करने का वक्त भी नहीं मिलता। तुम्हारे होठों पर आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान तैर गई। बचपन से ही दादाजी की छत्रछाया में पले बढ़े होने के कारण तुम्हारा दिमाग बहुत तेज था और तुम्हारी याददाश्त इतनी गजब की थी कि एक बार देखी चीज कभी नहीं भूलते थे। इसके ऊपर पिछले जन्म की जानकारी का भंडार भी तुम्हारे पास था। ऐसे में पैसे कमाना तुम्हारे लिए खाना खाने या पानी पीने जितना आसान काम था। अचानक तुम्हें कुछ याद आया और तुमने शू माओगांग से कहा, 2 दिन बाद तेंगशेंग कॉरपोरेशन के मालिक की अचानक मौत हो जाएगी। ली तेंग की मौत के बाद उनकी कंपनी के शेयर जमीन पर आ गिरेंगे। तीसरे दिन से छोटे शेयर धारकों से संपर्क करके शेयर खरीदना शुरू कर देना और 12वें दिन उन सभी शेयरों को बेचकर बाहर निकल जाना। शू माओगांग ने गहरी सांस खींचते हुए उस बात पर भरोसा करने की कोशिश की, क्योंकि यह यकीन करना नामुमकिन जैसा था कि ली तेंग की अचानक मौत होने वाली है। तुमने उसे सिर्फ 30 करोड़ खरीदने की सलाह दी ताकि कोई अनहोनी न हो। इसके बाद तुमने बात बदल दी। बस वह बगल वाला बंगला खरीद ले और अंगरक्षकों की 3 टीमें तैनात करे। एक टीम निजी सुरक्षा के लिए और 2 टीमें बंगले की निगरानी के लिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि स्टडी और तुम्हारे कमरे में कोई प्रवेश न कर सके। मत भूलना, तुमने आगे जोड़ा, दूसरी मंजिल के सबसे बाएं कमरे को जिम में बदल दो। कुछ फाइटिंग कोच ढूंढो ताकि वे मेरे लिए ट्रेनिंग प्लान तैयार कर सकें। बंगले के नौकरों और ड्राइवर को भी हमारे अपने लोगों से बदल दिया जाना चाहिए। शू माओगुंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। बात खत्म करके तुम खिड़की के पास खड़े हो गए और दूर देखने लगे। मू परिवार, क्या तुम तैयार हो? शाम को तुम आराम से खाने की मेज की मुख्य कुर्सी पर बैठे थे और मेज पर सजे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे। मू जियालियांग और दू सिहुई ने जैसे ही अंदर कदम रखा और ये नजारा देखा, उनके चेहरे तुरंत उतर गए। दू सिहुई ने भौहें सिकोड़कर गुस्से में पूछा, वांग माँ, ये सब क्या ड्राम आ है? हमारे मुँह परिवार के नियम कहाँ गए? सब लोग पहुँचे भी नहीं और इसने खाना शुरू कर दिया। और ये किस तरह का खाना है? क्या तुम भूल गई कि बूढ़े मुंह का पेट ठीक नहीं रहता और उन्हें हल्का खाना चाहिए? वांग माँ पसीने से तरबतर हो गई और झेमते हुए सफाई देने लगी। मालकिन, ये मुंह साहब का आदेश था, हमारी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। दू सिहुई का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन आज की घटनाओं को याद करके उसने आखिरकार वांग माँ को खाना हटाने का इशारा किया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब बेकार का खाना है, इसे देखकर तो भूख ही मर जाती है। तुमने अपनी कांटे छुरी नीचे रखे और वांग माँ की तरफ एक ठंडी निगाह डाली, जिससे वह और बाकी नौकर पास आने से डर गए। तुमने शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं खाना है तो दफा हो जाओ, मेरे खाने पर उंगली उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। दू सिहुई को ये अपनी भारी तौहीन लगी। मू शेंग ने माहौल को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, मम्मी पापा, चलिए पहले खाना खाते हैं। वांग माँ, जल्दी से मम्मी पापा की पसंदीदा डिश ले आओ। ये सुनकर दू सिहुई ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की और ताना मारा। देखा, मू शेंग कितना समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो एहसान फरामोश निकले। मैं अपनी जिंदगी में कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। मेरा इकलौता प्यारा बेटा सिर्फ मू शेंग है। तुमने अपनी भौहें उठाईं और एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी इस भड़काऊ बात का जवाब देना तुमने जरूरी नहीं समझा। सब लोग नाखुश चेहरों के साथ बैठ गए और वांग माँ नौकरों के साथ खाना परोसने लगी। मू जियालियांग ने तुम्हारी तरफ देखा और माथे पर बल डालते हुए पूछा, वांग माँ, आज ये सब क्या चल रहा है? मेरे लिए पेट को आराम देने वाला औषधीय सूप कहाँ है? मू लिनलांग ने भी नाखुशी से सहमति जताते हुए कहा, आपको तो पता ही है कि मेरे पापा का पेट ठीक नहीं रहता, फिर आपने औषधीय सूप क्यों तैयार नहीं किया? जल्दी जाकर लेकर आइए। अम्मा ने झिझकते हुए सफाई दी, सर,
मैम, मुझे माफ कर दीजिए। पहले ये औषधीय सूप हमेशा यंग मास्टर मुख खुद ही अपने हाथों से बनाते थे। सर को अच्छा स्वाद लगे, इसके लिए वे कई तरह की कीमती जड़ी बूटियां चुनते थे और 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक इसे उबालते थे। हमें ये सब कहा आता है, ये सब तो वही करते थे। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। मु जियालियांग का चेहरा थोड़ा शांत हुआ और वे धीमी आवाज में बोले, कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत तो संस्कार बाकी है। जाओ जाकर थोड़ा औषधीय सूप तैयार करो और साथ ही छोटे शेंग से माफी भी मांग लो। आज की बात को यही खत्म करते हैं। आप ठंडी सांस भरते हुए बोले, सुनो तो सही, क्या आप बकवास कर रहे हो? जब रिश्ते ही टूट चुके हैं तो क्या अभी भी मुझसे गुलामी करवाने की उम्मीद रखते हो? जाकर गोबर खाओ, वही तुम्हारे पेट के लिए सबसे अच्छा रहेगा। मु जियालियांग गुस्से के मारे लगभग दिल का दौरा पड़ने की हालत में आ गए और गुस्से में तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर बोले, तुम। बाकी लोग भी तुम्हारी निंदा करने लगे, लेकिन तुमने सब कुछ अनसुना कर दिया। तुमने बड़े सलीके से नैपकिन निकाला, अपना मुंह पोंछा और फिर खड़े होकर अचानक पूरी मेज ही पलट दी। बर्तन और खाना पूरे फर्श पर बिखर गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और सब हक्के बक्के रह गए। मु जियालियांग गुस्से से तिलमिला उठे, छोटे जानवर, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये मत सोचना कि बूढ़े जू का सहारा मिलने से मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुमने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो काटो न मुझे। नहीं बर्दाश्त होता तो बर्दाश्त करना सीखो। जो जिल्लत मैंने पहले सही है, वो सब अब तुम सबको भी चखनी पड़ेगी। अगर यहाँ नहीं रहना तो दफा हो जाओ। मु जियालियांग का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि वे बेहोश होते होते बचे। सबने जल्दी से उन्हें बिठाया और पारिवारिक डॉक्टर भी भाग कर आया। काफी देर की मशक्कत के बाद वे थोड़े संभल पाए। इसके बाद तुम मुड़कर ऊपर चले गए। दू सिहुई ने दांत पीसते हुए कहा, ये कुपुत्र, इसे एक दिन जरूर इसका पाप भुगतना पड़ेगा। तभी मुशेंग ने सही मौका देखकर मासूमियत और चिंता भरे स्वर में कहा, बड़े भैया, ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुनिया में माँ बाप कभी गलत नहीं होते। एक ही परिवार के लोगों का इस तरह तमाशा बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़े भैया सिर्फ इसलिए इतनी गुस्ताखी कर रहे हैं क्योंकि वे सगे बेटे हैं। मैं सगा बेटा नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। बस उम्मीद है कि मम्मी पापा ज्यादा दुखी न हों। वैसे पापा का पेट ठीक नहीं रहता तो क्यों न मैं भी उनके लिए औषधीय सूप बनाने की कोशिश करूं ताकि उनकी सेहत सुधर सके। उसकी बातों ने सभी के दिलों में हमदर्दी जगा दी। मु जियालियांग ने भावुक होकर कहा, शियाओ शेंग, ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। दू सिहुई ने भी रूखे स्वर में सहमति जताई। हाँ, हमारा ऐसा बेरहम बेटा नहीं है, तुम ही हमारे सच्चे बेटे हो। रात को मु परिवार के लोगों ने बेमन से थोड़ा बहुत खाना खाया और मन में गुस्सा दबाए अपने अपने कमरों में चले गए। बड़ी बहन मु लिनलांग को अपना कमरा छिन जाने की वजह से तीसरी मंजिल के सबसे कोने वाले मेहमान कमरे में जाना पड़ा। कमरा छोटा था और उसके ब्रांडेड बैग्स व कपड़ों के लिए सही जगह नहीं मिल रही थी, जिससे उसका मूड और खराब होता जा रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी और मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। एक दिन ऑफिस न जाने की वजह से कंपनी के ग्रुप में मैसेजों का ढेर लग गया था। मु ग्रुप की बागडोर मु जियालियांग के हाथों में थी, जबकि वह एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में रोजमर्रा के कामकाज संभालती थी। व्यस्त काम की वजह से उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच वांग माँ ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर आदरपूर्वक मालिक का संदेश दिया। मालिक ने कहा है कि आप जल्दी से कुछ निवेश योजनाएं तैयार कर लें, उनकी सख्त जरूरत है और कल सुबह की बैठक में वे चाहिए। मु लिनलांग ने चिढ़कर जवाब दिया और फिर आदेश दिया, कल किसी को बुलाकर ये सब सामान रिवरव्यू वाले बड़े फ्लैट में भिजवा देना। मैं अब इस पुराने मकान में वापस नहीं आना चाहती, यहाँ रहकर तो मैं गुस्से से ही मर जाऊंगी। वांग माँ ने हिचकिचाते हुए समझाने की कोशिश की। असल में बड़े साहब ने इतने सालों में बहुत दुख सहे हैं, उनका इस तरह गुस्सा होना समझा जा सकता है। आप थोड़ा समझदारी दिखाती तो अच्छा होता। मैं उसे समझूं। मु लिनलांग गुस्से में कमरे में टहलने लगी। क्या तुमने नहीं देखा कि आज उसका मिजाज कितना अकड़ू था? जो अपने पिता पर हाथ उठा सकता है, उस हिसाब से तो कल को मुझे भी उसके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। वांग माँ ने धीमी आवाज में कहा, पहले तो बड़े साहब हमेशा आप लोगों को खुश करने में लगे रहते थे। मु लिनलांग की बात गले में ही अटक गई। वह विरोध करना चाहती थी,
लेकिन न चाहते हुए भी उसे मूगे का पुराना व्यवहार याद आने लगा। पिता का पेट खराब होता तो मूगे खुद काढ़ा बनाता था। माँ को सिरदर्द या नींद न आने की बीमारी होती तो वो मालिश और एक्यूपंक्चर करता था। भले ही परिवार का रिश्ता उसके साथ ठंडा था, फिर भी मूगे हमेशा पूरे परिवार को खुश रखने की कोशिश करता रहता था। वह सोच में पड़ गई, क्या सच में हम ही कुछ ज्यादा कर रहे थे? लेकिन तुरंत ही उसने जिद पकड़ते हुए कहा, चाहे जो भी हो, अपने माता पिता का अनादर करना गलत ही है। वह सोफे पर बैठी, पैर पर पैर चढ़ाया और स्टडी टेबल पर रखी फाइलों की तरफ इशारा करते हुए बोली, उसने इतने सालों तक जो हमें खुश करने की कोशिश की है, उसे देखते हुए मैं उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे सकती हूँ। तुम ये जरूरी प्लान वाली फाइलें उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि आज रात ही इन्हें पूरा कर दे। अगर उसका काम अच्छा रहा तो मैं कल पिता के सामने उसकी पैरवी कर दूंगी। वांग माँ ने मजबूरी में हाँ में सिर हिलाया। वह मन ही मन जानती थी कि मु लिनलांग में व्यापार की कोई खास काबिलियत नहीं है। अगर वह इन कुछ प्रोजेक्ट्स को ठीक से पूरा कर लेता है तो वह उसकी आज की बदतमीजी को माफ कर सकती है। मु लिनलांग खुद को दिलासा देते हुए सोचने लगी कि आखिर वो उसका सगा छोटा भाई ही तो है और वह एक दरियादिल बड़ी बहन बनना चाहती थी। कुछ ही देर बाद वांग माँ वापस आ गईं। उनके हाथों में वही प्रोजेक्ट्स की फाइलें थीं। मु लिनलांग ने ये देखा तो तुरंत त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, ये क्या मामला है? मैंने तुम्हें ये फाइलें उसे देने के लिए कहा था ना? वांग माँ ने झिझकते हुए दबी आवाज में कहा, बड़े साहब ने कहा है कि आप यहाँ से दफा हो जाएं। आगे से अपने काम खुद ही करें और उन्हें परेशान करने की जहमत न उठाएं। क्या? मु लिनलांग गुस्से से लाल पीला हो गई। उसने चाय की मेज पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, मैं उसे अनुभव हासिल करने का मौका दे रही थी। ये उसका सौभाग्य है। न जाने कितने लोग ग्रुप के इन गुप्त दस्तावेजों को देखने के लिए तरसते हैं। उसकी ये हिम्मत कि वह मेरे बारे में ऐसा बोले, ये तो पूरी तरह से नमकरामी है। वांग माँ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बात जारी रखी, बड़े साहब ने ये भी कहा है कि अगर आप में चेयरमैन की कुर्सी पर टिके रहने की काबिलियत नहीं है तो खुद ही इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने इतने सालों तक आपकी मदद की है, जो अब बहुत हो चुका। हर दिन हद से आगे मत बढ़िए। क्या आप जिंदगी भर दूसरों के भरोसे ही रोटी खाना चाहती हैं? ये सुनते ही मु लिनलांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हाथ में आई चीज को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। ये देखकर वांग माँ ने चुपचाप प्रोजेक्ट की फाइलें नीचे रखीं और तुरंत बाहर निकल गईं। देखते ही देखते पूरा कमरा तहस-नहस हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब मुभैया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इस तरह बेइज्जती करो? मु लिनलांग के चेहरे पर कड़ापन आ गया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फाइनेंस की ग्रेजुएट हूँ। क्या मैं इतने से छोटे प्रोजेक्ट्स भी नहीं संभाल सकती? अगली सुबह तुम और मु शेंग एक के बाद एक घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए। मुख्य दरवाजे पर मर्सिडीज कार शांति से खड़ी इंतजार कर रही थी। ड्राइवर छोटेवु ने जैसे ही तुम दोनों को बाहर आते देखा, वह तुरंत दौड़कर आया और उसने मु शेंग के हाथ से बैग ले लिया। फिर उसने कार का पिछला दरवाजा बहुत ही आदर के साथ खोला और कहा, छोटे साहब, जरा ध्यान से बैठिए। मु शेंग ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, वो भैया, शुक्रिया। लेकिन उसकी आंखों में साफ तौर पर घमंड और अकड़ झलक रही थी। छोटेवु ने जोर से दरवाजा बंद किया और फिर तुम्हारी तरफ मुड़ा। उसने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा, माफ करना मुसाहब, कार में थोड़ी जगह कम है। क्या आप पहले की तरह अपनी साइकिल से ही जाना पसंद करेंगे? तुम्हारे आसपास खड़े नौकरों ने अचानक अपनी सांसें रोक लीं। उनकी आंखों में छोटेवु के लिए हैरानी और दया का भाव था, क्योंकि जाहिर तौर पर उसे कल हुई घटना के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, 3 गहरे नीले रंग की बुलेट प्रूफ बेंटले कारें विला के गेट पर आकर धीरे धीरे रुक गईं। गाड़ियों से काले सूट, कानों में ईयरफोन और आंखों पर काला चश्मा पहने 6 बाउंसर तेजी से नीचे उतरे। उन्होंने बेहद आदर के साथ आपको गाड़ी में बिठाया। आपने शियोवू के चेहरे पर फैले डर को अनदेखा करने का नाटक किया और मु शेंग की तरफ बस एक रहस्यमयी मुस्कान फेंकी। तीनों बेंटले कारें धीरे धीरे विला क्षेत्र से बाहर निकल गईं, जिससे रास्ते में कई लोगों का ध्यान उनकी ओर खींच गया। हर गाड़ी में 2 बाउंसर मौजूद थे और बाउंसरों का कैप्टन खुद आपकी सुरक्षा में तैनात था। काफिला इतना मजबूत था कि बाहर से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आप किस गाड़ी में बैठे हैं
आधे घंटे बाद आप और मुशेंग एक के पीछे एक शेनगरुई इंटरनेशनल हाई स्कूल पहुंचे। जैसे ही चारों गाड़ियों ने स्कूल की पार्किंग में प्रवेश किया, लोगों की भीड़ का ध्यान उस तरफ चला गया। वाह, 3-3 बुलेट प्रूफ बेंटले मुल्साने। ये कौन हो सकता है? पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने अंदाजा लगाया। पता नहीं, लेकिन बगल वाली गाड़ी तो मु परिवार के गोद लिए बेटे मुशेंग की लग रही है। लोग उत्सुकता से इस शानदार दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही गाड़ियों के दरवाजे खुले, बाउंसर एक एक करके बाहर निकले और तुरंत सुरक्षा घेरा बना लिया। आप गाड़ी से बाहर निकले। आपने सफेद शर्ट और सीधी पैंट के साथ गहरे नीले रंग की टेलकोट स्टाइल स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। आपके बाएं हाथ में काले और सोने के जेड की अंगूठी थी और दाएं हाथ में पाटेक फिलिप की सबसे नई मेस वॉच चमक रही थी। आप बिल्कुल किसी ड्रामा से निकले हुए शाही खानदान के राजकुमार जैसे लग रहे थे। ये तो मु परिवार के बड़े साहब हैं। वह तो आमतौर पर काफी सिंपल रहते हैं। आज अचानक इतने ठाठबाट कैसे? लोग दबी जुबान में बातें करने लगे। उन्हें पनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आपने बाउंसर कैप्टन से धीमे स्वर में कहा, स्कूल के अंदर अभी खतरा नहीं है, आप लोग गाड़ी में ही आराम करें। थोड़ी देर में क्लासरूम में थोड़ा हंगामा हो सकता है। जब तक मैं न बुलाऊं तब तक अंदर मत आना। कैप्टन ने तुरंत सिर झुकाकर सहमति जताई। आप अपना बैग उठाकर तेजी से क्लास 12B के क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। आपके कदम रखते ही वहां का शोर शराबा पल भर में शांत हो गया। मुशेंग अपनी सीट पर बेपरवाह अंदाज में टेक लगाकर बैठा था। उसके आसपास अमीर घरानों के कुछ लड़के घिरे हुए थे। ये वही लोग थे जो पहले आपके वफादार हुआ करते थे। मु ग्रुप से कुछ फायदे की उम्मीद में आपके आगे पीछे मंडराते थे। बाद में जब ये खबर फैली कि आपका दबदबा कम हो गया है, तो वे तुरंत पाला बदलकर मुशेंग के चमचे बन गए। मॉर्निंग स्टडी क्लास के दौरान मुशेंग अजीब तरह से शांत बैठा था। वह बार बार ठंडी सांसें भर रहा था, जैसे किसी गहरी चिंता में हो। उसकी इस हालत ने आसपास के सहपाठियों का ध्यान खींचा। शेंग भाई, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? अगर कोई बात है तो दिल में मत रखो, हमसे शेयर करो। वे अमीर लड़के उसके पास जमा होकर चिंता और नाराजगी भरे लहजे में पूछने लगे। मुशेंग ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, तुम लोग ऐसा मत कहो। बड़े भाई मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। वो बोल ही रहा था कि उसी समय उसके मन के विचार आसपास के लोगों को सुनाई दे गए। अरे, बड़े भैया आखिर मेरे अपने हैं। भले ही वो मुझे कितना भी परेशान क्यों न करें, मुझे सब सहना ही पड़ेगा। अगर परिवार की साख खराब हो गई तो मैं माता पिता के एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा? जीतू भाई, आप भी कितने बड़े दिल वाले हैं। इस समय मुकुंद जी और उनकी पत्नी आपको ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। खून के रिश्ते का भला क्या वजूद है? सुना है ये बंदा मुकुंद जी की पत्नी का सगा बेटा भी नहीं है। बचपन से ही इसे प्यार नहीं मिला। अब जब परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग नहीं रहे तो इसे कौन बचाएगा? साथ ही छात्र और भी जोर शोर से बातें करने लगे, मानो उन्होंने अपने दिमाग में ड्राइवर के बेटे की पूरी कहानी ही गढ़ ली हो, जिसे अमीर खानदान ने गोद तो लिया पर बड़े भाई के अत्याचार झेलने पड़े। सबकी आंखों में उसके लिए साफ नीचता झलक रही थी। ये सब सुनकर भी जीतू को तसल्ली नहीं मिली। उसने बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपने विचार फिर से लोगों तक पहुंचाने शुरू किए। कल बड़े भैया ने घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने पिताजी पर हाथ उठाने की गुस्ताखी भी कर दी। मुझे माता पिता को समझाने का कोई रास्ता निकालना होगा, वरना अगर उन्होंने बड़े भैया से सारे रिश्ते तोड़ लिए तो फिर क्या होगा? वाह, अपने ही बाप को पीटना कितना मजेदार है। मुकुंद जी के गुस्से को देखते हुए तो यही लगता है कि वे इससे जरूर नाता तोड़ लेंगे। ये बात सुनते ही सब लोग मन ही मन खुश होने लगे। इसी बीच कुछ रईस जादों के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। बहती नदी में हाथ धोने का मौका आ गया है, कौन जाएगा? जीशान भाई तुम जाओ, पिछली बार जीतू ने तुम्हारी बहुत मदद की थी। अब अगर उसे गुस्सा है तो उसका बदला लेने में मदद करना तो बनता है ना। वैसे भी जब वो परिवार से बेदखल होने ही वाला है तो हमें किस बात का डर? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी नजरें एक छोटे बालों वाले लड़के पर जाकर टिक गईं। जीशान का कद लंबा चौड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सा आलस था और वो ऐसा दिखाता था जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। उसका परिवार पीढ़ियों से कारोबार में था। भले ही कागजों पर उनकी संपत्ति कम दिखती हो,
लेकिन उनके पास ताकत बहुत थी। न जाने कितने बड़े बड़े व्यापारी उसके घरवालों के आगे जी हजूरी करते थे। कुल मिलाकर वो शहर का सबसे बड़ा अफसरशाह का बेटा था। जीशान, जिसे कभी किसी बात का डर नहीं रहता था, उसने बाकी लोगों का इशारा मिलते ही एक कुटिल मुस्कान दी। वह सीधा तुम्हारे पीछे आया और पीछे वाली बेंच के छात्र से बोला, जगह खाली कर। वो छात्र तुरंत हट गया। जीशान बेपरवाही से बैठ गया और उसने अपनी मेज को धक्का देकर तुम्हारी पीठ से सटा दिया। फिर उकसाते हुए बोला, मुकुंद के लाडले, आज तेरा भी ये हाल हो गया? तू तो बहुत अकड़ दिखाता था ना, अब दिखा अपनी अकड़। तेरे माँ बाप ने तो तुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें उसकी बातें बेहद बचकानी लगी और तुमने इन बच्चों के खेल में पड़ने से इनकार करते हुए रूखे स्वर में कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। जीशान तुम्हारे इस ठंडे रवैये से पूरी तरह भड़क गया। उसने तुम्हारी कुर्सी पर जोर से लात मारी और चिल्लाया, हमेशा का यही नाटक है। तू बचपन से मुझे नीचा दिखाता आया है ना? अब जब तेरे पास परिवार का साया भी नहीं बचा, तो किस बात का घमंड है तुझे? तुमने मन ही मन एक गहरी सांस ली। सच तो ये था कि तुम जीशान से उलझना नहीं चाहते थे। आखिरकार वो बचपन का दोस्त था। लेकिन जीतू ने जीशान के अंदर के हीन भावना और अहंकार का फायदा उठाकर बार बार भड़काया था, जिससे तुम दोनों के बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। पिछले जन्म में भी उसने पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं। आज पुरानी और नई रंजिशें एक साथ उभर आईं और बरसों पुरानी दोस्ती का धागा एक पल में टूट गया। तुम अपनी किताब के पन्ने पलटते रहे और तुम्हारी आवाज में एक बर्फीली ठंडक थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। अगर अब मुझे परेशान किया तो जीशान का परिवार भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जीपोंग ने हकारत से मुस्कुराते हुए पीछे की ओर होकर अपनी टांग पर टांग चढ़ाई और आगे की मेज कुर्सी को लात मारना शुरू कर दिया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें भरपूर उकसावा था। इससे न केवल पूरी क्लास की पढ़ाई बाधित हो रही थी, बल्कि आपकी सोच का सिलसिला भी बार बार टूट रहा था। तभी मु शेंग ने दिखावटी रूप से मामला शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, जी भाई, इतने गुस्से में मत आओ। तुम और बड़े भाई तो बचपन के दोस्त हो। जो भी बात है शांति से बैठकर सुलझा लो। जीपोंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, शेंग, तुम बीच में मत पड़ो। आज तो मैं तुम्हारे लिए बदला लेकर ही रहूंगा। क्लास के कई बच्चे भी तमाशा देख रहे थे। जीपोंग को लगातार कुर्सी पर लाते मारते देख आपने आखिरकार मजबूर होकर एक ठंडी सांस भरी और किताब को एक तरफ फेंक दिया। अगले ही पल आपने मेज पर रखी बॉलपेन उठाई और अचानक पीछे मुड़े। आपका बायां हाथ बिजली की रफ्तार से जीपोंग की गर्दन पर जा पहुंचा और दाएं हाथ की पेन से आपने पागलों की तरह उसके चेहरे पर वार करना शुरू कर दिया। क्लास में अचानक उसकी चीखें गूंज उठीं। मु शेंग की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं और पूरी क्लास चीख पुकार मचाने लगी। कुछ वार करने के बाद आपने उसे परे फेंक दिया। उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे बैंगनी निशान पड़ चुके थे। चेहरा खून से लथपथ था और वह किसी दरिंदे की तरह बेहाल नजर आ रहा था। आपकी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। अरे बाप रे, कोई जल्दी से टीचर को बुलाओ, ये तो जान से मार देगा। छात्रों के बीच भगदड़ मच गई और सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ अमीर घर के लड़के जीपों को संभालने के लिए आगे आए। हालांकि वे भी आमतौर पर मारपीट करते रहते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह जान पर खेल जाने वाला हमला पहले कभी नहीं देखा था। आप अब भी बेफिक्री से अपनी उंगलियों और बॉलपेन पर लगे खून को पोंछ रहे थे। आपकी बेपरवाह नजरें जैसे ही चारों तरफ घूमी, डर के मारे आसपास के लोग पीछे हटने लगे। जीपोंग दर्द से कराह रहा था और गुस्से में चिल्लाते हुए पुलिस को बुलाने की धमकी दे रहा था। आप हल्के से मुस्कुराए और बोले, इतने मामूली जख्मों के लिए किसी नाबालिग को जेल भेज दोगे? वैसे भी तुम्हारे ताऊजी का इन दिनों प्रमोशन होने वाला है ना? अगर जी परिवार का ये घिनौना कारनामा बाहर आ गया तो सोचो क्या वह गुस्से से आधेमरे नहीं हो जाएंगे? जीपोंग गुस्से में दांत पीसने लगा। आपने एक ठंडी सांस भरते हुए आगे कहा, किसी के उकसाने पर तुम बेवकूफों की तरह मोहरा बन गए। जी परिवार में तुम जैसा बेवकूफ है, ये तो खानदान के लिए बदकिस्मती की बात है। तभी जीपोंग का ध्यान गया कि मु शेंग अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था। हालांकि उसके चेहरे पर हैरानी का नाटक था, लेकिन जीपोंग की इस हालत पर उसे कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक रही थी।
मु शेंग ने तुरंत सिर हिलाते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जीपोंग ने रुखाई से कहा, आज की बात भले ही पुलिस तक न पहुंचे, लेकिन हमारा जी परिवार इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम देख लेना, तुम हिकारत से अपनी उंगली की अंगूठी को सहलाते हो। छोटे से जी परिवार, अगर मैं तुम्हें जहर भी खिलाऊं, तो भी तुम्हें निगलना पड़ेगा। अगर बर्दाश्त नहीं होता, तो अपने जी परिवार के बड़ों को बुला लो। आसपास के लोगों की सांसें थम गईं। तुमने उन रईस जादों पर नजर दौड़ाई, जो अभी तक बकबक कर रहे थे। क्यों? सिर्फ कुछ को सुधारा है, तो क्या तुम लोग अपने आप को भूल गए? अभी तो बड़े भाईचारा निभा रहे थे ना? आओ, टीचर के आने से पहले जरा अच्छे से बात कर लेते हैं। वे डर के मारे पीछे हटने लगे, और किसी में भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन रईस जादों को डर से खामोश देखकर तुम्हें उन छोटे मोटे प्यादों पर समय बर्बाद करने का कोई मन नहीं हुआ, इसलिए तुम सीधे मु शेंग की तरफ बढ़े। मु शेंग खौफ से कांपते हुए बोला, बड़े भैया, आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन दिल ही दिल में वह रो रहा था। सब खत्म हो गया। बड़े भैया तो आज मुझे मार ही डालेंगे। कोई मुझे बचा लो। तुमने तंज कसते हुए कहा, मेरा तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है। रोज रोज मुझे बड़े भैया कहकर अपना उल्लू सीधा करना बंद करो, घिन आती है। तुम हमेशा पीठ पीछे दूसरों को मेरे खिलाफ भड़काते हो, और जब मामला बिगड़ता है तो खुद बचकर पीछे छिप जाना चाहते हो। दुनिया में भला इतनी आसानी से काम कहाँ चलता है? मु शेंग ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की। बड़े भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने उसे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया। तुमने उसके बाल पकड़े और उसका सिर जोर जोर से डेस्क पर पटकने लगे, एक के बाद एक कई बार, जब तक कि उसकी नाक से खून नहीं बहने लगा। उसकी दर्दनाक चीखें पूरी क्लास में गूंज उठीं। बाकी छात्र डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। न तो किसी में कुछ बोलने की हिम्मत थी और न ही कोई आगे आने का साहस कर सका। ठीक उसी समय एक तीखी और सुरीली आवाज ने तुम्हें रोका, रुक जाओ। मुगे, तुम इतने हिंसक इंसान हो। क्या मु दादाजी ने तुम्हें यही सिखाया है? अपने ही भाई पर जुल्म करना और सहपाठियों को सताना। तुम मु परिवार के नाम पर कलंक हो। एक्साई सीसी तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुम्हें घूर रही थी। मु शेंग खून से लथपथ होकर उससे गुहार लगाने लगा, सीसी, मुझे बचाओ। ओह, तुमने एक ठंडी नजर उस पर डाली। तुम्हें वे दिन याद आए जब तुम साथ बड़े हुए थे, वो मासूम सा आकर्षण जो कभी तुमने महसूस किया था, और दोनों परिवारों के बुजुर्गों का मजाक मजाक में तुम्हारी सगाई की बात करना। लेकिन ये सब पिछले जन्म की बातों की तरह बेअसर हो चुका था। तुमने उपहास करते हुए कहा, तुम कहती हो रुक जाओ और मैं रुक जाऊं? तुम खुद को समझती क्या हो, जो मुझे हुक्म दे रही हो? इतना कहकर तुमने दोबारा मु शेंग के बाल पकड़े और उसका सिर डेस्क पर दे मारा, इस बार पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। एक्साई सीसी के गुस्से भरे चिल्लाने का तुम पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। शेसीएसीए आपके इस रवैये से इस कदर गुस्से में आ गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप उसे इतना भी भाव नहीं देंगे। घबराहट और जल्दबाजी में खतरे की परवाह किए बिना उसने स्टडी टेबल पर रखी क्राफ्ट नाइफ उठाई और उसे अपनी गोरी गर्दन पर टिका दिया। उसने बेहद मजबूत इरादे के साथ धमकी दी, अगर अब भी नहीं रुके तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे तेरी सीएसीए, तुम कोई जल्दबाजी मत करो। यंग मास्टर मुंह, खुदा के लिए रुक जाओ, कहीं किसी की जान न चली जाए। हे भगवान, कोई जल्दी से टीचर को बुलाओ। क्लास के बच्चे एक बार फिर चिल्ला उठे। कुछ बच्चे तो बेहद घबराए हुए हालत में क्लास से बाहर भागे, लेकिन आपके चेहरे पर सिर्फ एक अनजान सा भाव था, पागल औरत, किसे फर्क पड़ता है तुम जियो या मरो। वाह भाई, जिनजियांग ग्रुप की इकलौती वारिस भी कभी इतनी बेवकूफ हो सकती है, ये देखकर हंसी आती है। आप एक तरफ तो ये कड़वी बातें कह रहे थे और दूसरी तरफ लगातार मु शेंग का सिर टेबल से टकरा रहे थे। शेसीएसीए हैरान और आहत रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आप इतने बेदर्द और बेरहम कैसे हो गए। जब वो पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी, तभी क्लास टीचर मिस्टर ली वहां पहुंचे। वो बहुत गुस्से में आप पर चिल्लाए, मु ब्रदर, क्या तुम पागल हो गए हो? रुक जाओ। लेकिन आप सिर्फ मुस्कुरा दिए, जैसे आपने कुछ किया ही न हो। आपकी ये मासूम सी सूरत देखकर मिस्टर ली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जीपेंग और मु शेंग की हालत देखकर वह चिल्ला पड़े, तुम जैसे सिरफिरे इंसान की ये हिम्मत कैसे हुई कि अपने सहपाठियों को इतना बुरी तरह मारो?
मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जीपेंग ने बड़ी समझदारी से उन्हें रोका और बताया कि उनके घर के बड़े रास्ते में ही है। ये सुनते ही मिस्टर ली को मामले की गंभीरता समझ आ गई। उन्हें लगा कि अगर पुलिस केस बना तो उनका अपना करियर भी दांव पर लग जाएगा। मिस्टर ली गुस्से में कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए वो सीधे स्कूल मैनेजमेंट को खबर देने चले गए। जीपेंग ने ठंडे लहजे में आखिरी धमकी दी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने बिना किसी परवाह के जवाब दिया, सिर्फ तुम्हारे परिवार के दम पर, तो ये नामुमकिन है। शेसिएसिए भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने दांत पीसते हुए आपसे कहा कि उसने आपके माता पिता को खबर कर दी है और अपने पिता को भी बुला लिया है। आपने इस बात को भी एक हंसी में टाल दिया। ज्यादा वक्त नहीं बीता और क्लास 12वीं बी का ये बड़ा हादसा पूरे स्कूल में फैल गया। दोपहर के वक्त जीपेंग के चाचा जी मिंगक्सियान, शेसिएसिए के पिता शे झिजियांग और आपकी माँ दू सिहुई भागते दौड़ते स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल्स ऑफिस के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ तगड़े बॉडीगार्ड्स दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, वहां का नजारा देखकर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जीपेंग और मुशेंग दोनों का सिर पिटने की वजह से खून से लथपथ था और वे मम्मी की तरह पट्टियों में लिपटे हुए थे। यहाँ तक कि एक्सआईसीसी की गर्दन पर भी पट्टी बंधी हुई थी। प्रिंसिपल लियो और स्कूल के कई वरिष्ठ अधिकारी बगल में असहज होकर खड़े थे, जबकि तुम बड़े रौब से कार्यालय की चाय वाली मेज की मुख्य सीट पर बैठे हुए थे। तुम्हारी पीठ के पीछे 2 अंगरक्षक खड़े थे और तुम बड़े आराम से चाय बना रहे थे। दू सिहुई ने जैसे ही तुम्हें देखा, वो गुस्से में मेज पर रखा थर्मस कप उठाकर तुम्हारी तरफ फेंकने ही वाली थी। हालांकि तुमने बस एक ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और तुम्हारी उस बर्फीली निगाह ने उसके हाथों को तुरंत रोक दिया। तुमने कहा, मुसाहिबा, फेंकने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। मेरा तो सीधा सा असूल है, कोई मेरे साथ जैसा करता है मैं भी उसके साथ वैसा ही करता हूँ। कल तो मुझ चेयरमैन का चेहरा भी जख्मी हो गया था। आपको क्या लगता है कि आप कोई खास हैं? दू सिहुई गुस्से से थर-थर कांपने लगी, लेकिन अंततः उसमें हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। जी मिंगक्सियान बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर बैठ गया और बोला, अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। मेरा भतीजा जीपेंग इस हद तक जख्मी कैसे हुआ? मुझे इसका जवाब कौन देगा? बात करते करते उसने गुस्से में मेज थपथपाते हुए चिल्लाकर कहा, जिससे साफ जाहिर था कि उसने मान लिया था कि इस सब में तुम्हारा ही हाथ है। एक्साई झिजियांग ने भी बेहद गुस्से में तुमसे सवाल किया, छोटा मुंह, तुम और सीसी बचपन से एक साथ बड़े हुए हो। तुम सच में उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? तुम्हारी एक्साई अंकल की बस यही एक इकलौती बेटी है। तीनों पक्षों के दबाव में स्कूल के वरिष्ठ अधिकारी कांप रहे थे। प्रिंसिपल लियो और बाकी लोग पसीने से तरबतर थे। उन्होंने बहुत सावधानी से सुझाव दिया, श्रीमान जी, चेयरमैन एक्साई, मुसाहिबा, घटना का पूरा ब्यौरा कक्षा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल घायलों की हालत स्थिर है और जीपेंग भी पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराना चाहता। तो क्या हम पहले वीडियो फुटेज देख लें और फिर तय करें कि इस मामले से कैसे निपटना है? जी मिंगक्सियान और एक्साई झिजियांग के पास हाँ में सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुरंत ही प्रिंसिपल लियो ने प्रोजेक्टर चालू किया और पहले से तैयार वीडियो को दीव आर पर दिखा दिया। वीडियो देखने के बाद जी मिंगक्सियान और एक्साई झिजियांग के चेहरे तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो गए। जी मिंगक्सियान को एहसास हुआ कि उसका भतीजा इतना बेवकूफ था कि उसे किसी और ने अपना मोहरा बना लिया था, जबकि एक्साई झिजियांग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकलेगी और खुद अपनी ही गर्दन पर चाकू रख लेगी। फिर भी दू सिहुई अंधों की तरह मुशेंग का ही पक्ष ले रही थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कैसे पैदा कर दिया जो अपने ही भाई को पीटता है? तुम नीच इंसानों में भी सबसे बड़े नीच हो। प्रिंसिपल, मेरी मांग है कि इस कचरे को तुरंत स्कूल से निकाला जाए। जी मिंगक्सियान और एक्साई झिजियांग ने भी सहमति में सिर हिलाया। तीनों पक्षों को दबाव बनाते देख प्रिंसिपल लियो ने राहत की सांस ली और बहती गंगा में हाथ धोते हुए हाँ कहने ही वाले थे। हालांकि तुमने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और एक चुपती हुई मुस्कान के साथ कहा, जब आप तीनों ने अपनी राय रख ही दी है तो क्या मैं भी बेझिझक कुछ शब्द कह सकता हूँ? कोई परेशानी तो नहीं है? एक्साई झिजियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। भतीजे, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने सीधे चाय का कप जमीन पर पटक दिया और उसकी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाए, तुम साले अंधे हो क्या?
वीडियो का शुरू से अंत तक तुम्हारी बेटी से आधा भी कोई लेना देना है? आते ही बिना सोचे समझे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने लगे, ऊपर से अपनी गर्दन पर चाकू रख लिया। अगर सच में गला कट जाता और तुम मर जाते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तुम्हारी बेटी तो पूरी तरह से दिमाग से पैदल है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ और उसका इलाज कराओ। क्या तुम्हें यहाँ चिल्लाने की कोई जरूरत है? और तुम मुझे इसकी कीमत चुकाने के लिए कह रहे थे? तुम नमकहराम कुत्ते! अगर मेरे दादाजी ने उस समय तुम्हें आगे न बढ़ाया होता तो तुम आज भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बोरियां उठाने वाले एक मामूली इंसान ही होते। कुछ साल क्या चेयरमैन शे बनकर घूम लिए, अपनी औकात ही भूल गए? लंगड़े शे! सबकी नजरों के सामने एक्साई झिजियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी और कई बार ऐसा लगा कि वह फटने ही वाला है, लेकिन आखिरकार उसने अपने गुस्से को दबा लिया। हाँ, ये सच है, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। बूढ़े मुंह म्यू की मदद के बिना शायद मुझे आज की सफलता कभी नहीं मिलती। मैं इस एहसान को भूलने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन क्या इस तरह भरे समाज में किसी बड़े का अपमान करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा, तुमने लापरवाही से हंसते हुए कहा, और तुम्हारे शब्द किसी तेज धार चाकू की तरह उसके सीने में जा चुभे। तुम्हें सच में लगता है कि बूढ़े आदमी के मरने के बाद पुरानी बातों का किसी को पता नहीं चलेगा? ये सारे काले कारनामे अब मेरे हाथों में हैं। तुम्हें जेल नहीं भिजवाया, यही मेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है, और तुम फिर भी मुझसे उलझने की हिम्मत कर रहे हो? ये सुनते ही एक्साई झिजियांग की पीठ पर पसीना छूटने लगा। तभी एक्साई सीसी ने गुस्से में आकर बीच में टोक दिया। ए मुंह न्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पापा से तमीज से बात करो, वरना मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। सिसी, चुप रहो! एक्साई झिजियांग झटके से पीछे मुड़ा, उसकी आंखों में भेड़ियों जैसी दरिंदगी थी। वह लड़की पल भर में डर के मारे पीली पड़ गई। एक्साई झिजियांग ने एक लंबी सांस ली और बेबसी से मुस्कुराया। माफ करना, मेरी बेटी सच में थोड़ी नासमझ है, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने अपनी भौहों को मला और तुम्हारी आवाज में साफ खींच दिखाई दी। माफी रहने ही दो। पुराने पारिवारिक रिश्तों का लिहाज रखते हुए मैं इस मामले को यही रफादफा कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भतीजे। दफ्तर का माहौल बेहद अजीब और घुटन भरा हो गया। वहां मौजूद हर कोई हैरान होकर तुम्हें देख रहा था। अगर चेयरमैन शे इस मामले से पीछे हटते हैं तो भी हम जी परिवार वाले इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। जी मिंगक्सियान, जी मिंगशन ने अपनी आंखें सिकोड़कर चेतावनी दी। तुमने मेरे भतीजे को चोट पहुंचाई है, इस हिसाब का फैसला कैसे होगा? इसे अपनी बदकिस्मती समझो, अपनी बेवकूफी समझो कि तुम आंखें होते हुए भी अंधे बने रहें। समझो कि तुम लोग इतने गधे हो जो खुद दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गए, और यह भी समझो कि यह तो मेरी भलमनसाहत है कि मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखा रहा हूँ। जी के तीसरे चाचा, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? जी मिंगक्सियान, जी मिंगशन गुस्से से इतना तिलमिला गया कि उसका चेहरा नीला पड़ गया और उसे लगभग हार्ट अटैक ही आ गया। बाकी लोगों ने भी एक बार फिर ठंडी सांस ली। क्या तुम सच में बेहद शक्तिशाली जी परिवार से दुश्मनी मोल लेने से नहीं डरते? सबके दिलों में दबे पाव हमदर्दी जागने लगी थी और लोग मन ही मन सोचने लगे थे कि क्या वाकई आपकी हालत पर तरस खाया जाना चाहिए? पर जी मिंगशियान गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा उठे। उन्होंने तालियां बजाईं और उनकी कड़कती आवाज में एक अजीब सी ठंडक पसर गई। मुंह बड़े साहब, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जी, परिवार आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा और आपको इसका पूरा पूरा इनाम देगा। ये सब देखकर दुस्सी हुई का दिमाग अचानक ठिकाने आ गया। तीसरे भाई जी, तुम्हारा परिवार अगर इससे निपटना चाहता है तो निशानेबाजी सही रखना। इस छोटे बदमाश ने कल ही घर पर बूढ़े मुंह की पिटाई की थी। अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अपना मुंह बनाकर मजाक उड़ाया। अभी थोड़ी देर पहले तो सगी मांसगी माँ चिल्ला रही थी और अब अचानक नाता तोड़ लिया। दूसरी हुई ने नफरत से भरकर कहा, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अगर जी परिवार तुमसे हिसाब चुकता नहीं भी करता तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जी मिंगशियान ने सिर हिलाया और साफ शब्दों में कहा, आज की बात सिर्फ इस मूल लड़के तक सीमित रहेगी।
इसका मुंह ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होगा। दोनों पक्ष एक बात पर तुरंत सहमत हो गए और उनका निशाना एक बार फिर पही बन गए। मु शेंग का दिल खुशी से झूम उठा और वह आपके बर्बाद होने का नजारा देखने का इंतजार करने लगा। लेकिन आपने बस हल्के से हुंकार भरी। तुम्हें पता है मैंने जी पेंग को सबक क्यों सिखाया और शिए सिसी को हाथ तक क्यों नहीं लगाया? जी मिंगशियान ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। आखिर क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में जी परिवार से निपटना जिनजियांग ग्रुप से निपटने से ज्यादा आसान है। मैं हमेशा कमजोर मोहरे को ही पहले मात देता हूँ, समझे या नहीं? आपकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद लोगों की सांसें एक बार फिर थम गईं। राजनीति के गलियारों में जी परिवार का दबदबा बेहद मजाक से परे था। यहाँ तक कि शिए जिजियांग जैसे बड़े व्यापारी को भी कभी कभी उनके आगे सिर झुकाना पड़ता था। पर आप बिना किसी परवाह के चाय के कप से खेलते रहे। पैसा और ताकत हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई बार ताकत का खौफ धन दौलत से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन मेरी राय में ताकतवर लोगों को ढेर करना कहीं ज्यादा आसान है। किसी बिजनेस ग्रुप को गिराने के लिए आपको पैसा और संसाधन झोंकने पड़ते हैं, सही मौका तलाशना पड़ता है। लेकिन ताकतवर लोगों को निपटाने के लिए बस उनके काले कारनामों के सबूतों की जरूरत होती है। जी परिवार भले ही सालों से बाहर से चमक धमक वाला दिखता हो, लेकिन अंदर से ये गंदगी और घोटालों से भरा पड़ा है। इनके काले कारनामों का सुराग पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे ही जी परिवार की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ेगी, आपके विरोधी पलक झपकते ही आपको मिटाने के लिए टूट पड़ेंगे। आपकी रंगत पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। जिनजियांग ग्रुप की संपत्ति मेहनत और कानून के दायरे में कमाई गई है, लेकिन आपका क्या? क्या आप लोग खुलेआम अपना पैसा खर्च करने की हिम्मत रखते हैं? जी मिंगशियान का चेहरा धीरे धीरे जर्द पड़ने लगा। हमारा जी परिवार ऊपर से लेकर नीचे तक कानून का पालन करता है। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर हमें धमकी दे सकता है? अच्छा, ऐसा है क्या? आपके पूरे परिवार में नौकरों से लेकर ड्राइवरों तक, क्या आपको यकीन है कि वे सब आपके वफादार हैं? जो लोग अपनी दौलत की नुमाइश भी छुप छुप कर करते हों, क्या उनके काले कारनामे उजागर करना वाकई इतना मुश्किल काम है? कितनी जोड़ियां आंखें जी परिवार पर टिकी हैं? जी मिंगशिन ने दांत भींचकर पलटकर पूछा। तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो? तुमने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बात घुमाते हुए कहा। हाल ही में जी परिवार के दूसरे चाचा हर जगह भागदौड़ कर रहे हैं, इंटरनेट पर ऊंचे पद पर पहुंचने की सोच रहे हैं ना? अफसोस की बात है कि प्रांतीय सरकार ने ये पद पहले ही तय कर दिया है और आप लोगों को तो इसकी भनक तक नहीं लगी। सच में बहुत तरस आता है। एक जोरदार छपाक की आवाज हुई। जी मिंगशिन डरकर तुरंत खड़े हो गए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और न जाने कब माथे से पसीने की एक बूंद धीरे धीरे ढलक आई। जी पेंग ने पहली बार अपने तीसरे चाचा को इस तरह आपाक होते देखा था। तीसरे चाचा, आपको क्या हुआ? चुप रहो। जी मिंगशिन के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। दोबारा बैठने के बाद उन्होंने लगातार कई घूंट चाय पी, फिर अपनी आंखें मिचमिचाते हुए तुम्हें ध्यान से देखा। तुम रहस्यमयी मुस्कान के साथ खड़े थे। कुछ ही दिनों में प्रांतीय सरकार से लोग आएंगे। जरा अंदाजा लगाओ, नए अफसर का पहला हमला किस पर होगा? क्या वे मिसाल कायम करने के लिए आपके जी परिवार को निशाना बनाएंगे? बकवास। जी मिंगशिन ने जिद में हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन घबराहट की वजह से उनके बाएं हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा और चाय छलककर जमीन पर गिर गई। इसके बाद जी मिंगशिन ने अपने फोन पर कुछ संदेश भेजे। उनके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी झलक रही थी। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, भतीजे, मुझे माफ कर दो। आज की इस बात को बच्चों का खेल समझकर दिल से मत लगाना। चाचा तुमसे माफी मांगते हैं। तुमने मुस्कुराते हुए कप उठाया। तब जाकर जी मिंगशिन ने राहत की सांस ली। उन्होंने मुड़कर जी पेंग के सिर पर एक थप्पड़ मारा और गुस्से में डांटा, अभी तक अपने मुंह भाई से माफी क्यों नहीं मांगी? बेवकूफ। किसी ने थोड़ा सा भड़काया और तुम बेवकूफों की तरह मोहरा बन गए। जी परिवार में तुम जैसा नाकारा कैसे पैदा हो गया? तीसरे चाचा। जी पेंग शर्म से लाल हो गया। मैं माफी मांगो। तुम दोनों भाई 10 साल से ज्यादा पुराने दोस्त हो। इस बात की वजह से आपस में दूरी मत आने देना। मुझे माफ कर दो। जी पेंग ने दांत भींचकर सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में साफ असंतोष दिख रहा था। तुमने भौहें उठाकर जी पेंग और बाकी लोगों की तरफ देखा,
उनके चेहरे के बदलते भावों का मजा लिया और आखिर में मू शेंग की नफरत भरी नजर से नजरें मिलाईं। उफ, बड़े भाई कितने डरावने हैं। मू शेंग के दिल की बात दू सिहुई के कानों में गूंज उठी। जब दो चाचा भी इन्हें नहीं दबा पाए तो मम्मी भी बड़े भाई को काबू नहीं कर पाएंगी। फिर मैं आगे स्कूल में कैसे रहूंगा? मैं सच में रोज रोज पिटना नहीं चाहता, बहुत दर्द होता है। मैं किसी दिन जरूर मारा जाऊंगा। दू सिहुई ने मू शेंग का रोना और भड़काना सुना तो वो बहुत गुमराह और गुस्से में आ गई। उसने नफरत भरी नजरों से तुम्हें घूरा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़बान दराज हो। भले ही शीए चेयरमैन और बाकी लोग तुमसे इस बारे में बहस न करें, लेकिन मैं इसे बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ने वाली। तुम जैसे छोटे बदमाश को हर हाल में स्कूल से निकाला जाना चाहिए। अगर तुम्हें स्कूल में रहने दिया गया तो न जाने तुम और कितने छात्रों को परेशान करोगे। शेंग कितना सीधा और दयालु है, वह तुम्हारा अत्याचार कैसे सह सकता है? प्रिंसिपल लियो, आपके शेंग रुई हाई स्कूल की 100 साल पुरानी साख है। इसे इस तरह के नीच इंसान से गंदा नहीं किया जा सकता। इसे तुरंत स्कूल से निकालिए। स्कूल के बड़े अफसरों के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। प्रिंसिपल लियू ने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लाते हुए हाथ मले और सावधानी से सुझाव दिया। मू मैडम, आप लोग तो एक ही परिवार के हैं, क्यों न इस मामले पर घर जाकर बात कर लें? चाहे स्कूल छोड़ना हो या ट्रांसफर लेना हो, आराम से बैठकर बात की जा सकती है। बात क्या करनी है? दू सिहुई ने गुस्से में आंखें तरेरीं। ये सहपाठी से मारपीट का मामला है, स्कूल के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। आप लोगों को बस नियमों के मुताबिक काम करना है, किसी का लिहाज करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल लियू फिर भी हाँ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और मुस्कुराते हुए कहते रहे, क्यों ना आप लोग एक बार फिर से सोच लें, बकवास मत करो। दू सिहुई ने सख्त रुख अपनाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, इसे बर्खास्त करो। इसे तुरंत स्कूल से निकाला जाना चाहिए, वरना मैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से शिकायत करूंगी। प्रिंसिपल लियू कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चुप रहे। आखिर में उन्होंने भलाई के तौर पर याद दिलाया, वैसे आप इन दोनों की कानूनी अभिभावक हैं। आपके पास अधिकार है कि आप इनमें से किसी एक का तबादला करवाएं, नाम कटवाएं या पढ़ाई स्थगित करवाएं। इस सुझाव से दू सिहुई की आंखें चमक उठीं। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तो फिर मुगे का तबादला कर दीजिए। अभिभावक होने के नाते मैं फैसला करती हूँ कि उसका तबादला 13वें मिडिल स्कूल में किया जाए। 13वां मिडिल स्कूल। सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। अपने सगे बेटे को सजा देने के लिए दू सिहुई ने उसे शहर के सबसे बदनाम और तीसरे दर्जे के स्कूल में भेजने का फैसला कर लिया था। एक ऐसा स्कूल जहां प्रवासी मजदूर भी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते थे। मू शेंग के होठों पर एक ताने भरी मुस्कान उभरी। मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। बड़े भैया के नंबर इतने अच्छे आते हैं, आप उन्हें 13वें स्कूल जैसी जगह पर कैसे भेज सकती हैं? क्या ये उन्हें बर्बाद करना नहीं होगा? मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ऐसा मत कीजिए। दू सिहुई ने बड़े प्यार और दर्द से कहा, शेंग, तुम बहुत दयालु हो। तुम बीच में मत पड़ो। आज मुझे तुम्हारे लिए ये फैसला लेना ही होगा। हमारे मु परिवार को ऐसा नाफरमान और बदतमीज लड़का नहीं चाहिए। सीए झिजियांग और जी मिंगसिन के चेहरे अजीब बन गए। उनकी नजरें ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। क्यों रो रहे हो? क्या किसी के मरने का मातम मना रहे हो? आपने पास पड़ा चाय का कप उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया, जिससे उनका नाटक तुरंत रुक गया। बेहयाई। दू सिहुई घूमकर अपने पसंदीदा बच्चे की ढाल बनते हुए डांटने लगी, तुम आज ही 13वें स्कूल में ट्रांसफर लोगे। अभी के अभी कागजी कार्रवाई पूरी करो। हैं, आपने अपने उल्टे हाथ की अंगूठी को सहलाते हुए मजाक के अंदाज में कहा, आज न तो मेरा ट्रांसफर होगा और न ही मुझे इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। उल्टे मैं मू शेंग से स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में सबके सामने माफी मंगवाऊंगा और पछतावा करवाऊंगा। शर्त लगाती हो? दू सिहुई गुस्से में हंस पड़ी। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। प्रिंसिपल लियू, आपने मेरी मांग सुन ली ना? जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। प्रिंसिपल लियू हैरान रह गए। ये मुझे आदेश कैसे देने लगी? स्टूडेंट मूगे, स्कूल के अपने नियम कायदे होते हैं। तुमने मारपीट की और वे तुमसे हिसाब नहीं बराबर कर रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तुम ऐसी बेतुकी मांगे कैसे रख सकते हो? तुम हाँ कहोगे। ये कहकर तुमने चाय के कप में अपनी उंगली डुबोई और धीरे धीरे चाय की मेज पर 6 अंक लिखे, 20030245। प्रिंसिपल लियू इतने डर गए कि उनका चेहरा पीला पड़ गया।
उनके पैर इतने कांपने लगे कि वे संभल कर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और पसीने से उनकी दोनों बाहें भीग गई। हो जाएगा न काम? हाँ, हाँ, हो जाएगा। प्रिंसिपल लियू ने अपना ठंडा पसीना पोंछते हुए लगातार सिर हिलाया। उनके चेहरे की घबराहट आखिरकार पक्के इरादे में बदल गई, और वे मुड़कर दू सिहुई से बोले, श्रीमती मू, छात्र की खुद की सहमति के बिना उसका तबादला नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मू शेंग ने स्कूल में जानबूझकर सहपाठियों को उकसाया है, जो स्कूल के नियमों और अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। क्या? दू सिहुई गुस्से से भड़क उठीं, और मू शेंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्साई सिसी और जी पेंग के चेहरे गुस्से और घुटन से लाल थे, जबकि केवल जी मिंगक्सियान और एक्साई जिजियांग की आंखें गंभीर हो गईं। प्रिंसिपल लियो, क्या आप पागल हो गए हैं? दू सिहुई ने गुस्से में अपना बैग जमीन पर दे मारा और चिल्लाकर डांटने लगी। आपको हमारे मू ग्रुप से दुश्मनी लेने के नतीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप तुरंत अपनी ये बकवास वापस लें, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। प्रिंसिपल, क्या आप सच में पागल हो गए हैं? क्या आप एक बार फिर से सोचेंगे? स्कूल के वरिष्ठ अधिकारियों ने दबी आवाज में सलाह दी। श्रीमती मू बहुत गुस्से में हैं। हम इस इंसान को पूरी तरह से नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम सभी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। प्रिंसिपल लियू की पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था, और वे मदद की गुहार लगाती नजरों से तुम्हारी ओर देखने लगे, बस इसी उम्मीद में कि तुम अपना इरादा बदल लो।